हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम लोग सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के साइंस के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो हमारा 2023 में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस के साथ डील करेगा और ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है जिन एस्पिरेंट्स ने अपना साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और एंड मोमेंट पे उनको एक मस्त रिवीजन चाहिए। ठीक है। एंड देन अदर देन दैट जो बाकी के लोग हैं उनको भी ये पेपर का पैटर्न समझने में, जो स्पेसिफिकली जो साइंस का पैटर्न आता है उसको समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है। एंड बहुत ही यूनिक चीज आपको देखने को ये मिलेगी कि किसी भी ऑप्शन में लेट से जो चार ऑप्शंस होते हैं ना, अब मान के चलते हैं कि भाई ये जो सी है ये आंसर है, तो जनरली आप जब कहीं पे सॉल्व करते हो या कहीं पे देखते हो तो वहां पे आप देखोगे कि एक आंसर आपको बता दिया जाता है, बट बाकी के जो तीन ऑप्शंस हैं वो आंसर क्यों नहीं है ये नहीं बताया जाता। हम यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस के साथ डील करने वाले हैं। तो बेसिकली एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारी बाकी की जानकारियां भी मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। that is pure demineralized water free from all soluble minerals. Salt is obtained by which one of the following method? अब भाई ये जो चार तरीके हैं ना, इन चारों ही तरीके से पानी को प्योर किया जाता है। ठीक है। लेकिन जो जैसे फर्स्ट तरीका है पासिंग वाटर थ्रू माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी ग्रेटर देन 0.1 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स है ना, उनको कर दिया जाता है साइड। ठीक है। बाकी के जो भी डिजॉल्व मिनरल्स हैं हमारे, वो फिर भी रह जाते हैं। ठीक। फिर आते हैं कैल्गन्स मेथड पे। तो कैल्गन मेथड एक्चुअली ये एक सॉल्ट होता है, कैल्गन सॉल्ट। ठीक है। कैल्गन सॉल्ट का नाम क्या है? इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है। इसका फॉर्मूला देखोगे तो NaPO3 सिक्स टाइम्स फुल सिक्स, राइट। देन अब ये जब इसको जब यूज करते हैं तो फिर इससे भी क्या होता है कि सारे मिनरल्स तो कुछ निकलते हैं, बट फिर भी जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं वो रह ही जाते हैं। बॉइलिंग के टाइम से भी जो गैसियस फॉर्म में कुछ मिनरल्स निकल जाते हैं, लेकिन डिजॉल्व मिनरल्स आर स्टिल देयर। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारा एनायन और कैटायन एक्सचेंज मेथड। अब इसमें क्या होता है, इसमें कैटायन और एनायन को एक्सचेंज किया जाता है। तो जनरली जो कैटायंस होते हैं हमारे, कि कौन कौन से मिक्स रहेंगे कैटायंस, कैटायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है। तो कैटायंस हमारे होंगे सोडियम प्लस हो गया, Mg2+ हो गया। ठीक है। ये आपको देखने को मिलेंगे, कैल्शियम 2+ हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेंगे ये कैटायंस। ठीक है। इनको एक्सचेंज कौन करता है? एक्सचेंज्ड बाय H+। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्लोरीन Cl-, HCO3-, SO4 2- सल्फेट, ये एनायंस हैं। इनको एक्सचेंज करता है OH-। ठीक है। अब हमें H+ और OH- मिल गया, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? वाटर। ठीक है। तो ये हमारा प्योर वाटर है, दैट इज विदाउट एनी मिनरल्स। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। वन मोर थिंग, अब इस क्वेश्चन का मैं मतलब जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको सोर्स भी बताने वाला हूँ। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था सीएपीएफ में, ये कहाँ से पूछा था। ठीक है। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 23 में, जो कि 11th क्लास से आया था। ज्यादातर क्वेश्चंस वर फ्रॉम बायो, एक दो क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो कि 11th क्लास से आए थे। तो आई विल टेल यू द सोर्सेज आल्सो। सो लेट अस सी द सोर्स फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बोला आंसर इज सी। 11th क्लास की केमिस्ट्री का था, चैप्टर हाइड्रोजन से आया हुआ। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे प्योर demineralized water free from all soluble mineral salt is obtained by passing water successively through a cation exchange and an anion exchange resins. Clear? Now let us look at the next question. It says that consider the following redox reaction. ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जहां पे रिडक्शन भी हो रहा होगा एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। ठीक है। देन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होते हैं? ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब या तो यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एंड ऑक्सीडेशन का मतलब या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ।
ठीक है, ये दोनों में से कोई एक होगा तो रिडक्शन, और इन दोनों में से कोई एक होगा तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जिसका भी रिडक्शन होता है ना, वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें एक रिएक्शन दी हुई है और हमसे बोला है कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट बताना है। ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्टेंट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग एक्टिंग एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट रिस्पेक्टिवली। तो आप देखोगे, अगर ये रिएक्शन को हम लिखें, बैलेंसिंग रहने देते हैं अभी, Cu2O प्लस Cu2S गिव्स Cu प्लस SO2। सो बेसिकली यहाँ पे जो Cu2O था, ये इधर जा करके इसके पास से ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, माइनस O2 हुआ, मतलब क्या हुआ होगा इसका रिडक्शन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एंड सिमिलरली जो Cu2S है, इसमें से सल्फर का क्या हुआ, यहाँ पे सल्फर को मिला ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से कॉपर मिला और यहाँ से सल्फर मिला। ठीक है, सो आप देखोगे ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, कॉपर एंड एस ऑफ सी। क्लियर है? चलिए फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which says that which of the following statement is not correct regarding the setting of cement। ठीक है, अब जब आप सीमेंट की बात करते हैं ना, तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज्ड सीमेंट होता है उसका नाम होता है, कॉमन नेम इज पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, अब सीमेंट बनता कैसे है ना, तो लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्ले। ठीक है, जो सॉइल हमारा क्ले, अब इन दोनों को क्या करते हैं, साथ में करते हैं हीट, तो हमारा एक मिक्सचर निकल के आता है जिसको कि बोलते हैं सीमेंट क्लिंकर। सीमेंट क्लिंकर। ठीक है, सीमेंट क्लिंकर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब इसमें ना क्या किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है 2 to 3% जिप्सम। अब जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता होगा, CaSO4.2H2O। ठीक है, ये 2H2O को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि जिप्सम में कितने मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ब्लू विट्रॉयल में कितने हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद इसमें कुछ और चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, देन फिर आते हैं कि भाई ये जो जिप्सम है ना, इसका रोल क्या है, यहाँ पे ऐड करने का रोल क्या है जिप्सम का। तो इसको ऐड करने का मतलब ये होता है कि जो सेटिंग पीरियड है, मतलब जो सूखे धीरे धीरे करके सीमेंट अपना रियल फॉर्म जिस तरीके से लिया गया उस फॉर्म में वो सेटल हो जाए, उस सेटिंग पीरियड को ये क्या करेगा, लेन देन करेगा, मतलब बढ़ाएगा। तो थोड़ा लंबे पीरियड तक ये रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके सूखेगा, और जैसे जैसे ये सूखेगा ना, तो इट विल गेट स्ट्रॉन्गर और हार्डर विद टाइम। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शंस। सो एडिशन ऑफ स्मॉल परसेंटेज ऑफ जिप्सम लेंथेन्स द सेटिंग पीरियड ऑफ द सीमेंट। ठीक है, ये सही है। अब यहाँ पे हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो ये सही है। देन अकॉर्डिंग टू कोलॉइडल थ्योरी, जेल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स आर formed and when these gels harden the set cement loses strength। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो सिलिकेट्स वगैरह तो हम यूज कर ही रहे हैं, ये यहाँ तक ठीक था, बट यहाँ पे लास्ट लाइन आप देखोगे, ये क्या कह रहा है, द सेट सीमेंट लूजेज इट्स स्ट्रेंथ। अब ये गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि भाई जैसे जैसे वो सूखेगा ना, तो धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा और मजबूत होता जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसके अलावा ट्राइस कैल्शियम सिलिकेट is responsible for initial setting and dicalcium and tricalcium are responsible for final strength which occurs in about a year। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। ठीक है, और ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 11th क्लास से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप इस पैराग्राफ में देख सकते हो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट हैं, है ना। आप इनके कॉम्पोजिशन देख सकते हो, 26% कैल्शियम, डाई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम इज 51 एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज 11%। ठीक है,
एंड देन जिप्सम का एडिंग का प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट? सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर विद दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. Which one of the following metals does not react with oxygen directly? ठीक है. अब भाई जो यहाँ पे हमारे मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज है ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज आप देखोगे, जैसे पोटेशियम आपको पता होगा, इनके इन सिंबल्स में एक बार रिवाइज करा देता हूँ. दैट इज पोटेशियम इज के, सोडियम Na, लिथियम Li, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, tin Sn, lead Pb, copper Cu, silver Ag, gold Au एंड platinum Pt. ठीक है. अब जब आप ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करोगे तो इसका एक ट्रिक होता है, दैट इज केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है. ठीक है, ये हुआ यहां तक. ठीक है, हाइड्रोजन तक. ठीक. और इसके अलावा कुछ और होते हैं इसके नीचे जिनके लिए होता है हाई कोर्ट है आप की. ठीक है, मतलब कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. ठीक है, तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, देन हाई कोर्ट है आपकी. ये तरीका है कुछ जनरल जो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का. अब देखेंगे इसमें जितने भी ऊपर के एलिमेंट्स है ना, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. तो ये मतलब क्या करेंगे, ये ना कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं. ठीक है, मतलब ये इसको बस पानी दे दो और उसके बाद ये इसमें आग लग जाएगी, ऐसा होता है. ठीक है. देन जो इससे कम रिएक्टिव होते हैं इसके नीचे वाले, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब, तो ये क्या होते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, स्टीम या फिर हॉट वाटर. कुछ इनमें से हॉट वाटर का रिएक्ट करते हैं, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. और उनके अलावा जो नीचे वाले हैं वो है नो रिएक्शन विद वाटर और स्टीम. सो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे जैसे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स की वैल्यू इसीलिए है कि ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और दैट इज वाई ये सब ऑर्नामेंट्स वगैरह में, ज्वेलरीज वगैरह में यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आंसर देखोगे, चार ऑप्शंस हैं, दैट इज आयरन, प्लेटिनम और जिंक, ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे. बट टाइटेनियम, दैट इज ऑप्शन ए, टाइटेनियम आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो ये हमारा सही आंसर है. ठीक है, चलिए ये अपना 10th क्लास का एनसीईआरटी का है क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. It says that which organelle other than nucleus in eukaryotic cell has its own DNA, ribosomes and proteins. ठीक है, अब जो भाई यहाँ पे हमारा है गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड न्यूक्लियोसोम्स. ठीक है, इसमें से आप जब चेक करोगे तो जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ये हमारा अपना जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है सेल्स वाला, उसमें से है. ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास इनकी सारी प्रॉपर्टीज जब आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है. ठीक है, अपना राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है, और उसकी वजह से ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कर पाते हैं. सिंथेसाइज का मतलब कि बना पाते हैं. ठीक है, देन जो गोल्गी apparatus है वो क्या करता है, तो इट इज एक्चुअली द पैकर्स एंड मूवर्स, पैकर्स एंड मूवर्स. ठीक है, पैकर्स एंड मूवर्स क्या करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. सो गोल्गी apparatus इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स मेड बाय द राइबोसोम्स. ठीक है, इट डज नॉट हैव इट्स ओन डीएनए और राइबोसोम्स. देन लाइसोसोम्स जो हैं हमारे, जिनके बारे में सबको पता होगा, इनका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स. ठीक है, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. सो दे ऑल्सो डू नॉट हैव देयर ओन डीएनए और राइबोसोम्स. एंड सिमिलरली जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, दे आर इवन नॉट इवन ऑर्गेनल्स. ठीक है, तो इसलिए तो हमारा ऑप्शन से ही बाहर आ जाते हैं. ठीक है, तो आंसर हमारा आता है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. जो एनर्जी हमारे मिलती है हमें एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, वो क्या है, हमारा हमें माइटोकॉन्ड्रिया देता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question we have is for protein synthesis, the amino acids are organized and carried by. ठीक है, सो यहाँ पे चार हमें दिए हुए, एम आर एन एस एन आर एन एम आई आर एन एंड टी आर एन. ठीक है, ये चार तरह के हमारे पास आर एन ए है. आर एन ए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, अब जो ये चार है ना, एम आर एन एस एन आर एन एम आई आर एन एंड
tRNA, इनके नाम है अलग अलग। सो mRNA इज एक्चुअली द मैसेंजर आरएनए, ठीक है। देन अब इसका काम क्या होगा, मैसेज को इधर से उधर डिलीवर करना है। SNRNA का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इसका इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें, रिमूविंग द इंट्रॉन्स फ्रॉम द आरएनए मॉलिक्यूल, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज और कैरी एमिनो एसिड्स, ठीक। देन नेक्स्ट है हमारे mRNA, दैट इज माइक्रो आरएनए। इसका काम है कि भाई ये जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करेगा, ठीक है। अगेन इसके पास इसका भी कोई काम नहीं होता कि ये एमिनो एसिड्स को लेके जाएगा अपने साथ या नहीं। देन आता है tRNA, दैट इज नोन एज ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ये क्या करता है, ये लेके आता है एमिनो एसिड्स एंड जेनेटिक कोड को रीड करता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, जो कि आपको दिखेगा कि भाई ये हमारे 10th क्लास के नहीं है, ठीक है। तो यस, ये बायोलॉजी थोड़ा सा 11th क्लास की इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो विद दिस क्वेश्चन जो हमारा आंसर दैट इज ऑप्शन डी, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। नाउ इन वर्टिब्रेट्स, smooth endoplasmic reticulum in cells of which organ plays a crucial role in detoxification of toxic compounds, ठीक है। तो टॉक्सिक कंपाउंड्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन से इनमें से कौन से ऑर्गन का हमारा जो SER है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो काम करता है, ठीक है। तो ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा लिवर में SER होता है ना, इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये हमारे होते हैं क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसमें, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि जो भी पॉइजनस चीजें हैं या ऐसी चीजें जिससे कि हार्म हो बॉडी को, ऐसी चीजों को फिल्टर आउट करके बाहर निकालना, ठीक है। सो लिवर में जो SCR होता है दैट प्लेज द रोल, क्लियर, राइट। सो नाउ अगेन one more question from biology that was from 11th class, that is the rate of an enzyme catalyzed reaction depend upon, ठीक है। तो जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है, मतलब जिसमें कि कैटालिस्ट कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, जब आप देखते हो ना कि भाई जैसे कि CaCO3 है, अब इसको मैंने हीट किया तो ये CaO प्लस CO2 में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इस एरो के ऊपर आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी ना, कहीं कहीं पे आप देखोगे ऐसे निकल लिखा हुआ रहता है किसी रिएक्शन में, ठीक है। किसी रिएक्शन में ऐसे H2 लिखा रहेगा या H2O लिखा रहेगा, तो ये जो एरो के ऊपर कोई चीज लिखी रहती है दैट इज योर कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या करता है, इट रेगुलेट्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेगुलेट्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड स्लो भी कर सकता है, स्पीड फास्ट भी कर सकता है। अब जैसे हम किसी चीज को उबालने के लिए डालते हैं पानी में, ठीक है, गर्म कर रहे हैं, उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल के क्या कर रहे हैं, कैटालिसिस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे भी एंजाइम एक्ट्स एज अ कैटालिसिस, उसको हम बोलते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। अब जो भी चीज हमने ली है उसमें लिया है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो अब किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, भाई कितना ज्यादा है वो, उससे ऑब्वियसली डिपेंडेंसी होगी। देन टेम्परेचर एंड पीएच, ये तीनों ही चीजों पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस आप देखोगे तो इसमें किसी में दिया हुआ है कि सिर्फ कंसंट्रेशन और पीएच पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे नहीं करेगा। सिमिलरली आपस में तीनों की क्या करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठा दी गई है। लेकिन मेन थिंग इज कि भाई जो सबस्ट्रेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा और पीएच पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है हमारा ये करेक्ट आंसर होगा इन दिस क्वेश्चन। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ, ठीक है। सो स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज के सोर्सेज हैं, ठीक है, ग्लूकोज के सोर्सेज हैं। सो बेसिकली जो स्टार्च होता है वो हमें देखने को मिलता है प्लांट सेल्स में, और इन एनिमल सेल्स यही इसका जगह ले लेता है ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, ठीक। तो आपको देखने को मिलेगा ये स्टार्च किसमें, प्लांट सेल्स में, और ग्लाइकोजन एनिमल सेल्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, स्टार्च इज प्रेजेंट इन लिवर एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। ग्लाइकोजन इज मेड इन एनिमल सेल्स बट स्टार्च इज मेड इन प्लांट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा अभी तक एप्रोप्रिएट लग रहा है। एंड बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, ठीक है। ये गलत है क्योंकि स्टार्च तो हमारा एनिमल में नहीं होता, सिर्फ प्लांट में होता है, ठीक है। एंड बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली, ये भी गलत है, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट आता है, इन सम वायरल इन्फेक्शंस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर रिड्यूस्ड क्विकली, प्लेटलेट्स आर एसेंशियल बिकॉज, ठीक है। अब प्लेटलेट्स का काम, ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बारी प्लेटलेट्स का रोल पूछा गया हमें क्वेश्चंस एग्जाम्स में।
सो प्लेटलेट्स का बेसिक काम होता है कि भाई जहां पे भी ब्लड लीक हो रहा है, ज्यादा बह रहा है, वहां पे ब्लड को करना है क्लॉट। ठीक है। कोगुलेट करता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कोगुलेट कर लेते हैं उस शॉर्ट स्पॉट पे जाकर के, और उस कोगुलेशन की वजह से हमारा ब्लड का जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। ठीक है ना। तो इसमें अब आपको ना मैं कुछ एंजाइम्स के नाम बताने वाला हूँ या कुछ प्रोटीन्स के नाम बताने वाला हूँ। उनके आपको बेसिकली दैट इज योर वर्क एट योर एंड, जिसको कि आप जाकर के पढ़ोगे इनके क्या क्या रोल्स हैं। ठीक है। और कहाँ कहाँ पे ये मिलेंगे आपको। ठीक है। सो ऐसे ही है एक फाइब्रिनोजन। ठीक है, इसका भी काम है ब्लड क्लॉट करना। ऐसे एक है हमारा थ्रोम्बिन, एंड एक है हमारा हेपेरिन। ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इनके आपको रूल्स ढूंढने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज प्लेटलेट्स हैव अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन्स। ठीक है। अब आप एसिड रेन्स तो बेसिकली होते क्या है ना, कैसे हैं, तो ये देखो, जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये क्या करता है, ये करता है रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NO2 अगर रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा HNO3, क्योंकि वाटर से इसको हाइड्रोजन मिलेगा। एंड इसी तरह SO2 बनाएगा H2SO4। और ये क्या होते हैं, हमारे एसिड्स होते हैं, और ये कॉज करेंगे एसिड रेन। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल हैं उनको नुकसान पहुंचता है, जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, उनकी लाइफ कम हो जाती है। एग्रीकल्चर में नुकसान पहुंचता है, प्लांट्स खराब होते हैं, क्योंकि एसिडिक तो भाई किसी को नहीं चाहिए ना, एसिडिटी तो जहां भी जाएगी वो कोरोजन करेगी। ठीक है ना। इस वजह से ये हमारा इट इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट, राइट। सो अब देखते हैं ऑप्शंस। सो द सन कॉजेज हीटिंग ऑफ अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, इससे कुछ नहीं है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या, कौन सा ऑक्साइड था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, सल्फर डाइऑक्साइड था, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अब इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर प्रोड्यूस इन फ्रिक्शन अमंग क्लाउड्स, इसको ये लॉजिक नहीं बनता है ना, पढ़ के देखोगे। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कंटेन्स एसिड, एटमॉस्फेयर में हमारा एसिड नहीं होता है, क्या क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है, ये सब गैसेस होते हैं। इनमें से कोई एसिड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये हमारे ऑप्शन सारे गलत हैं, एंड ऑप्शन बी इज द ओनली लॉजिकल वन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बायोगैस इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सेलेंट फ्यूल विच बर्न्स विदाउट स्मोक, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। तो बायोगैस में हमारा होता है मीथेन। ठीक है, और मीथेन की वजह से इट इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस, मीथेन इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस। ठीक है, और इसकी वजह से ये क्या करता है, ये स्मोक के बिना जलता है। ठीक है, और हमें अच्छी एनर्जी का सोर्स मिलता है। ठीक है। देन यहाँ पे एक और चीज है कि जो हमारा LPG होता है, जो हाउस होल्ड में हम यूज करते हैं, उसमें कौन कौन से गैसेस होते हैं, तो उसमें होता है हमारा प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, और इन दोनों गैस की कोई स्मेल नहीं होती, तो इसलिए अब यहाँ पे विच गैस इज एडेड फॉर स्मेल, जो आप गैस लीक होता है तो स्मेल पता चले, वो क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द डिप्लीशन इन द एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर इन लास्ट सेंचुरी वाज ड्यू टू। अब ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, कि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है CFCs। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, जो मीथेन का भी हमने रोल देखा, मीथेन किस में होता है, बायोगैस में होता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स तो हम कहाँ यूज करते हैं, खेतों में यूज करते हैं। ठीक है, देन कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कोई रोल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है दैट इज आवर आंसर। ठीक है ना। फिर अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू योर फिजिक्स, मोशन का कॉन्सेप्ट है। अब जब भी कोई चीज भाई फ्री फॉल कर रही होती है ना, नीचे की तरफ गिर रही है, फ्री फॉल। ठीक है, अब फर्स्ट थिंग इज कि फ्री फॉल इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट जो कि उसको रेजिस्ट करे उस फ्लो को, जैसे कि हम पैराशूट यूज करते हैं या हम फ्लाइंग सूट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, उस अगर वो पहन के हम आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम अपने मोशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से जो वो हमारा फ्री फॉल में काउंट नहीं हुआ। फ्री फॉल इज विदाउट एनी पैराशूट और
योर फ्लाइंग सूट्स। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो जब फ्री फॉल नीचे हो रहा होता है तो क्या डायरेक्शन चेंज हो रही होती है? नहीं, नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? यहाँ पे वेलोसिटी है बॉडी के पास, ठीक है ना, वेलोसिटी है। अब जहाँ पे वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? इट इज एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो फ्री फॉल के टाइम पे होता है वो क्या होता है? जी। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है जी की? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भाई डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा है और एक्सेलरेशन दैट इज जी ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमें क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। इस रेट पे हमारा एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा और वेलोसिटी भी, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन अगर बढ़ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस वजह से हमारी वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है ना। तो अब देखोगे आप यहाँ पे तो इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गलत हो जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इंक्रीज नहीं हो सकती जब भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तब। इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी गलत है क्योंकि सेम ही ऑप्शन है ये दोनों। इट मूव्स विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि हमारे एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अब ऐसा ना सेम क्वेश्चन देखोगे आप सीएपीएफ 2020 में भी पूछा गया था कि which one of the following statement for an object falling freely under the influence of gravity is correct। ठीक है। अब देखो ऑप्शन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट द फ्री फॉल। ठीक है, कोइंसिडेंट की बात ये है कि दोनों में ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर था। आई एम नॉट सेइंग कि इस बार भी आप ऑप्शन डी लगा के जाना, बट यस, तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, एंड इट मस्ट हैव बीन आस्क्ड इन अदर एनडीए एंड सीडीएस एग्जाम्स आल्सो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज has a wavelength of 35 centimeter in a given medium. How long will it take to travel a distance of 2.1 kilometer to the meter? अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कि यहाँ पे देखो भाई, ये डिट्टो क्वेश्चन ना वो बहुत बार अलग अलग टीचर्स ने वीडियोस में सबने बताया होगा कि भाई क्वेश्चंस वही आते हैं, बस क्या करते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो चेंज कर दी जाती है। अब यहाँ पे देखो आप इस क्वेश्चन को और ये एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, मैंने आपको पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है। और साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज। ठीक है, साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज, वेवलेंथ कितनी है? 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। अब बस इस 1.5 किलोमीटर की जगह दे दिया है 2.1 किलोमीटर, है ना, और आपको आंसर निकाल के दे देना है। ठीक है, तो इसीलिए जो एनसीईआरटी की 9th और 10th की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई अभी भी यूपीएससी क्वेश्चन वहीं से पूछती है। अब हमें बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है, कोई हमें नोट्स दे देता है, कोई हमें कोई बुक सजेस्ट कर देता है, यहाँ से पढ़ लो वहां से पढ़ लो। सो जस्ट स्टिक टू योर एनसीईआरटी गाइस, राइट। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला होता है दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। दैट इज, अगर इसको आप ऐसे लिखोगे, स्पीड को v से डिनोट करेंगे तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी न्यू इनटू लैम्डा। ठीक है, इसको हम न्यू बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज योर लैम्डा। एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, किलो हर्ट्ज में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 into 1000 कर लेंगे तो 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो स्पीड निकालनी है हमें 2000 हर्ट्ज इंटू सेंटीमीटर में दी हुई है वेवलेंथ, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.35। आंसर हमारा वेलोसिटी तो सेम आएगा जैसे इसमें आया था 700 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालना है, सॉरी डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस इतना दिया हुआ है, उसका टाइम निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक और फॉर्मूला। और यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 2.1 किलोमीटर है, और टाइम निकालना है तो क्या करेंगे? डी, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2.1 किलोमीटर को क्या करेंगे हम? 2100 अपॉन 700, कैंसिल आउट, क्या बचा? 3। तो 3 सेकेंड हमारा आंसर। ठीक है ना, बस नॉर्मल फॉर्मूला, उसको हमें रिवाइज करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज इज अ सीक्वेंस, इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जैसे ही आपने पढ़ा होगा चैप्टर 8 जो कि मोशन से डील करता है, में आपको सारे इक्वेशंस देखने को मिलेंगे मोशन के। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं चैप्टर 9 जिस जो कि लॉज ऑफ मोशन से
डील करता है। ये दोनों क्लास 9th की एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, अब ये लॉज ऑफ मोशन में आपको देखने को मिला न्यूटन्स थर्ड लॉ, विच सेज दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और न्यूटन थर्ड लॉ का ही एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, या ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है ऐसा बोल सकते हैं। सो बेसिकली जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है हमारा, वो आंसर है इस क्वेश्चन का। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, देन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी सेम है कि भाई कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। और कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही बोलता है कि हम ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना मास को क्रिएट कर सकते हैं, हम बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे जो कि हमें एक्शन और रिएक्शन के साथ डील करता है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉइलिंग ऑफ गन हो गया, प्रोपल्शन ऑफ जेट इंजन हो गया, रॉकेट हो गया, इन सभी में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे है हमारा द मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि दी हुई सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। सफिशिएंट डिफरेंस का मतलब ये है कि भाई हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है डिस्टिलेशन, ठीक है, और एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब भी बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 केल्विन रहेगा, ठीक है, तो हम यूज करेंगे डिस्टिलेशन का मेथड। अगर ये लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन है, दो जितने भी सॉल्यूशंस उसमें हैं, मिक्सचर्स हैं, तो हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब सफिशिएंट डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिस्टिलेशन यूज करेंगे, या सिंपल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई दो कौन कौन से हैं, एक हमारा एसीटोन हो गया, ठीक है, और वाटर है। ठीक है, एसीटोन और वाटर, ठीक है। तो इन दोनों का जो आप जब डिफरेंसेस देखोगे तो एसीटोन इज अराउंड 56 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट इसका, एसीटोन। एंड जो वाटर होता है वो तो हम सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, देखो अराउंड 44 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या यूज करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन। अब जैसे यहाँ से टेम्परेचर हमने बढ़ाया, जैसे ही ये टेम्परेचर 56 पहुंचेगा, वाटर तो अभी भी वैसा ही रहेगा लिक्विड फॉर्म में, बट एसीटोन क्या करेगा, ये वेपर फॉर्म में राइज करना शुरू कर जाएगा। यहाँ से निकलेगा, ऊपर हमने रास्ता बंद कर रखा है और थर्मोमीटर लगा रखा है टेम्परेचर को चेक करने के लिए। अब यहाँ से ये रास्ता खुला, यहाँ से जाएगा, वेपर फॉर्म में है अभी। यहाँ आने के पास यहाँ पे वाटर है, और इस वाटर, ये जो चिल्ड वाटर होता है, ठंडा पानी, ठीक है। तो अब जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा ये वेपर, तो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर हमारे पास बीकर में अलग सारा का सारा एसीटोन निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज जनरली हम फिल्टर पेपर को यूज करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज होता है ओर्स को, मेटल के या नॉन मेटल ओर्स को निकालने के लिए। देन सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि भाई हमने एक सामान, एक कोई भी चीज है जिसको कि हमने टेस्ट ट्यूब में रखा है, उसकी डेंसिटीज में डिफरेंस है, डेंसिटीज अलग अलग हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूजर मशीन होती है, उसमें हम इसको डाल करके रोटेट करेंगे। उसकी वजह से जिसका हायर डेंसिटी होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। लेट्स से सैंड एंड वाटर है, ठीक है ना, तो सैंड कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, पानी ऊपर बैठ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं कहाँ पे, ब्लड टेस्ट, जैसा ब्लड दे के आते हो ना, तो उस ब्लड को टेस्ट ट्यूब में आप देखा होगा वो डालते हैं, तो टेस्ट ब्लड में हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये ना सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनका डेंसिटी ज्यादा है, तो उसको ना पहले सेंट्रीफ्यूजर में डाला जाता है, घुमाते हैं, और फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी हमारे नीचे बैठ जाते हैं और प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। ठीक है, और फिर हमें जिस भी चीज की जरूरत है उसको हम निकाल लेंगे बाहर टेस्ट करने के लिए। ठीक है ना, चलिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अलॉयज जो है, मिक्सचर हैं कि अलॉयज कंपाउंड्स हैं, या ये सिर्फ मेटल से बने होते हैं, या ये दे कंटेन कार्बन एज वन ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है। तो भाई अलॉयज कंपाउंड्स तो नहीं है सबसे पहली चीज, क्योंकि अलॉयज जो है वो मेटल, टू मेटल्स हो सकते हैं, या दो से ज्यादा या तीन भी मेटल हो सकते हैं, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल हो सकते हैं, इनके मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, और ये किस तरीके का मिक्सचर होता है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। ठीक है,
सो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन ऑल अलॉयज कंटेन कार्बन एज वन ऑफ देयर कंपोनेंट्स, ये तो गलत है, क्योंकि भाई एक कुछ अलॉयज ऐसे होते हैं जैसे कि स्टील है हमारा, उसमें हमारा कार्बन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन सब अलॉयज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं या मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गन मेटल, सोल्डर, ठीक है, ये सारे जो हैं ये कुछ अलॉयज हैं, ठीक है। अमेलगम होते हैं अलॉयज, ठीक है। ये सारे अलॉयज के ना आपको देखने हैं कि इसमें कौन कौन से मेटल्स या नॉन मेटल्स यूज हुए हैं और किस किस परसेंटेज में, ठीक है, वो उसके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो बेसिकली रिवाइज दिस, फिर नेक्स्ट आते हैं फिर, दिस इज रिलेटेड टू द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो कॉमन एलिमेंट इन ग्रेफाइट, फ्लोरीन, डायमंड एंड ग्रेफीन इज, ठीक है। अच्छा, 10th की एनसीईआरटी में देखोगे तो ग्रेफाइट, फ्लोरीन या बकमिंस्टर फ्लोरीन, जिसका कि C60 होता है, और डायमंड इसके बारे में दिए हुए हैं। ग्रेफीन वगैरह आपको वहां पे नहीं देखने को मिलेगा, बट यस, इन ये सभी आपको तीन नाम देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, दे आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के टोटल 7 एलोट्रॉप्स होते हैं, ये सारे नाम भी आप देख लेना, दैट इज ये तो आप देख लोगे, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। उसके अलावा ग्रेफीन हो गया, कार्बन नैनोट्यूब्स, नैनोबर्ड्स एंड लॉन्सडेलाइट, ये सभी चीजें जो हैं आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, टोटल 7 इन नंबर, क्लियर है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम एक मेटल को रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, तो भाई एक तो सॉल्ट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, जिंक है, ये सेम का सेम एग्जांपल आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिंक ग्रैन्यूल्स को रिएक्ट कराया है किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। डिट्टो क्वेश्चन उठा के दे दिया, ठीक है। अब क्या निकलेगा सोचो, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, क्या बनाएगा ये, ZnCl2 बनाएगा, प्लस में H2 गैस निकलेगी, ठीक है ना। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन इज योर आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप मुझे बताओगे कि भाई एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, एंड आई वांट यू टू कमेंट दिस कि एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं, नॉन एक्वस क्या होते हैं, और एग्जाम्पल भी देना इसका, ठीक है ना। इसके अलावा फिर आते हैं क्वेश्चन पे कि सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन, ठीक है ना। तो ब्राइन का मतलब क्या है, ब्राइन इज बेसिकली योर NaCl प्लस में वाटर, दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है ना। तो ये हमारा है ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, KCl, कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2 एंड सोडियम नाइट्रेट इज NaNO3, ठीक है ना। ये फॉर्मूलाज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, in humans urea is mainly formed from the metabolism of which one of the following components of food। अब ये सेम का सेम क्वेश्चन हमने कराया हुआ अपने फाउंडेशन कोर्स में भी, ठीक है। that which one of the following statement is correct, ठीक है? अब यहाँ पे आप जो इसमें देखोगे कि यूरिया कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वो दिया हुआ है, दैट इज इन लिवर। अब जब इसका आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो यहाँ पे देखो कि यूरिया में प्रोटीन और एमिनो एसिड्स होते हैं जिसको कि ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है ना। एमिनो एसिड्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंड जो प्रोटीन्स हैं इसको जब ब्रेक डाउन किया जाए कहाँ पे, लिवर में, तो क्या बनेगा, यूरिया, ठीक है ना। तो दैट इज वाई यहाँ पे आंसर है हमारा ऑप्शन C, क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द लिम्फ इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ ब्लड एंड इट सराउंड्स द सेल्स, द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ इज, ठीक है। तो ब्लड और लिम्फ में हमें मेन डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो लिम्फ होंगे उसमें भी हमारे कुछ सेल, अब क्योंकि ये ब्लड से बना है तो इसमें कुछ हमारे ब्लड के प्लाज्मा तो पहले से रहते ही हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन इसके हमें WBCs भी आपको देखने को मिलेंगे और प्लेटलेट्स भी देखने को मिलेंगे। तो ब्लड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज प्लाज्मा हो गया, WBC हो गया, RBC हो गया एंड प्लेटलेट हो गए। अब इसमें से देखोगे आप, प्लाज्मा है लिम्फ में, WBC भी है और प्लेटलेट भी है, बस RBC जो है वो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड में रहता है।
तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखो, lymph does not contain red blood cell is your, ठीक है। चलिए then next question देखते हैं, that for the digestion of carbohydrate, protein and fat enzymes such as amylase, trypsin and lipase are required. It is secreted into duodenum through, सबसे पहले duodenum क्या होता है? So duodenum is the place in our स्टमक बोलो या बेली, एब्डोमेन बोलो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, एब्डोमेन में, जहां से कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगा ड्यूडेनम से, फिर आगे जाएंगे तो ये जेजुनम बनेगा और फिर इलियम बनेगा। ये तीन पार्ट्स हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये बाहर का लार्ज इंटेस्टाइन है। तो स्टमक से जब निकलता है कोई खाना डाइजेस्ट होकर के आगे ड्यूडेनम में, तो यहाँ पे कुछ पैनक्रियाज, हमारे यहाँ पे पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है जो कि हमारे कुछ अपने एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और लिवर भी अपना कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं। तो पेनक्रियाज यहाँ पे सीक्रेट करते हैं ये लाइपेज, ट्रिप्सिन वगैरह, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है, दैट इज पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना। चलिए देन आते हैं, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग। इट इज फॉर्म्ड फॉर, ठीक है। अब जो ये लैक्टिक एसिड होता है वो क्यों फॉर्म होता है? तो बेसिकली जब ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी में, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में, और फिर पायरुवेट ब्रेक डाउन होगा मसल्स में, उस टाइम पे ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, दैट इज विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जब विदाउट ऑक्सीजन होगा तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और प्लस एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है फ्रॉम ग्लूकोज, उसके लिए क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का टू फॉर्म लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। क्लियर है? Next question we have is, a wire of resistance R is cut into 4 equal parts. These parts are then connected in parallel. Now, if the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R dash upon R is, ठीक है। तो भाई ये हुआ है कि एक कोई वायर थी, ठीक है, इस वायर को अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। तो इस पूरे का रेजिस्टेंस जो था वो क्या था? आर था, ठीक है। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, तो इन सभी का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4, R/4, R/4 और R/4 रिस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो तो रो एल अपॉन ए। अब लेंथ से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ जितनी कम होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे आपको R/4 दिया हुआ है चारों, तो अब यहाँ पे कनेक्ट किस में हुए हैं? पैरेलल में हुए हैं, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टेंस जो है हमारा वो है आर, इसको साइड में रख के चलते हैं। अब इन चारों को हमें निकालना है, तो जो रेजिस्टेंस 1/R पैरेलल होता है दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है ना। अब क्या करो, इन सभी को बारी बारी से जोड़ दो, ठीक है। तो R1 था क्या? R/4, 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 ऐसे ही सारे हैं, R1, R2, R3, R4। अब जब हम यहाँ पे इसको फ्रैक्शन नीचे की तरफ लिखेंगे तो ये इनका सबका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R, ठीक है ना। ये रिपीट करो दोबारा। R1 क्या है हमारा? R/4 है, तो जब इसको हम 1/R/4 लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब ऐसे 4/R लिख सकते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, R नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 16 में R, ठीक है। तो ये बन गया R पैरेलल, ठीक है। अब हमसे पूछा गया R डैश, तो जो कि हमने ये निकाला, ठीक है। तो ये इसको अब निकालेंगे ऊपर RP, रेसिप्रोकल कर देंगे तो बन जाएगा ये R/16, ठीक है ना। तो ये RP जो है यही है हमारा R डैश। अब R डैश अपॉन R करना है, दैट इज R/16 अपॉन में R, तो ये क्या होगा? R से R कैंसिल, बचेगा क्या? 1/16, दैट इज A 1/16 इज योर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। चलिए, ऐसा सेम क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पूछा हुआ है, द पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then ratio of R/R dash is. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है R dash by R और यहाँ पे था R by R dash, ठीक है। तो अब देखो, 4 थे तो क्या हो गया? 16,
अब यहाँ पे 5 होंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25 जब होगा, और क्योंकि यहाँ पे आर अपॉन आर डैश पूछा है, यहाँ पे था आर डैश अपॉन आर, तो ये हो गया 1/16। सिमिलरली अगर आर अपॉन आर डैश पूछेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 25। सीधा सीधा क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज सॉल्व दिस ऑल्सो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, सो दैट वाज इट। फॉर एनी डाउट्स or for any queries, you can contact us on this number. Thank you so much. I'll see you in the next video. Jai Hind.